Shivani, Om Shanti. Thank you for taking our time for Business World and our viewers. जो कॉन्वर्सेशन हम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत पहली एक चीज़ से ज़रूर करेंगे कि जब भी हमने आपको देखा है एक बहुत काम सोल के हिसाब से देखा है, जब भी हमने देखा यू आर वेरी काम, यू वेरी कंपोज्ड. हाउ डू यू डू दिस एंड what is it that our viewers can do to be as calm and composed as you are? It's not something that we have to do, it is something who we have to be. Doing तो वो होता है जो हम सारा दिन बाहर कर रहे हैं जी, लेकिन आजकल हम ज़्यादा डूइंग पर फोकस्ड करते हैं, है ना. हम सबकी कैलेंडर भी टू डू होती है, डायरी जी, कि हमने इसमें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. तो टू डू लिस्ट हमारी रेडी होती है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए हाउ टू बी. करेक्ट. तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं हैं. लेकिन आज हम ह्यूमन डूइंग इतने बन गए हैं कि हम बीइंग क्या है वो रह जाता है. तो सारा दिन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं वो करते हुए आपके मन की स्थिति कैसी है. तो वो सिर्फ एक प्रायोरिटी है. तो आज हम परफेक्शन पर फोकस करते हैं, बट वी फोकस ऑन परफेक्शन इन द डूइंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ठीक हो जाना चाहिए, ये काम ठीक हो जाना चाहिए, ये ऐसे ठीक हो जाना चाहिए, सामने वाला ठीक होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए. तो स्पिरिचुअलिटी पहला कॉलम ये ऐड करती है कि ये परफेक्ट होना चाहिए. तो पहले टू बी पे फोकस, फिर डूइंग पे फोकस. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि बीइंग का इन्फ्लुएंस डूइंग पर आता है. आज दुनिया में हम ऑपोजिट चल रहे हैं. हम कहते हैं जो डूइंग है वो अच्छा कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली पीसफुल फील होगा, ऑटोमेटिकली हैप्पी फील होगा. तो हम ऑपोजिट चल रहे हैं. तो हमें लग रहा है कि जो बाहर की दुनिया है वो हमारे मन पर प्रभाव डालेगी. सो यहाँ सब कुछ परफेक्ट कर लो, देन वी विल बी हैप्पी. और ये करते हुए काफ़ी साल बीत गए. बाहर तो बहुत कुछ परफेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक खुशी ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ करते हुए हमने अपने आप को परेशान होना अलाउ किया, स्ट्रेस्ड होना अलाउ किया. तो बस वो इक्वेशन ही ऑपोजिट की हुई है और प्रायोरिटी रखी हुई है. कभी कभी हिल जाती है वो भी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि ये ठीक रहना चाहिए, चाहे ऊपर नीचे बाहर हो जाए. फर्स्ट प्रायोरिटी कि स्थिर रहे, कम सोचे, सही सोचे. जब सही सोच रहा होता है तो कम सोच रहा होता है, जब गलत सोचता है तो ज़्यादा सोचता है. आपने बहुत सही बात करी. सिस्टर शिवानी, आपकी जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलाइजेशन कैसे शुरू हुई? I was in my engineering final year, I think yeah, final year only, and then my mother started going to the Brahma Kumaris. तो फिर ऑटोमेटिकली घर में वो बातें शुरू हो जाती हैं, वो एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. एंड फिर पेरेंट ये भी चाहता है कि आप भी उनके साथ चलो. तो शी वुड ऑल्सो आस्क मी टू कम, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं गई नहीं. एंड एक्चुअली ज़रूरत नहीं लग रही थी. ज़रूरत, क्योंकि अगर हम 30 साल पहले देखें तो दुनिया कुछ अलग थी अभी से. तो इतनी कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी कि एकेडमिकली आप ठीक हो तो आपकी लाइफ परफेक्ट है, बाकी और कोई प्रॉब्लम थी नहीं. तो फिर लगा कि मेडिटेशन की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है. बट शी वुड कीप ऑन इंसिस्टिंग ऑफ कोर्स कि चलो चलो चलो. एंड जितना वो इंसिस्ट करते थे मेरे बहानों की लिस्ट उतनी लंबी बनती जाती थी कि क्यों मुझे नहीं जाना है. आई वुड गो ऑन एंड ऑफ विद हर, जस्ट लाइक कहाँ जा रहे हो करके. एंड आई यूज्ड टू लाइक दैट प्लेस. मुझे हमेशा से जगह बहुत अच्छी लगती थी, बट टू डू इट फॉर माई सेल्फ मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी. तो बट शी कंटिन्यूड ऑन हर जर्नी, एंड आई थिंक हर इन्फ्लुएंस, नॉट हर इंसिस्टेंस, बट हर इन्फ्लुएंस इज़ वॉट क्रिएटेड द चेंज. और क्योंकि खाना भी वही बनाती थी, तो ये तो मुझे अभी बहुत सालों के बाद समझ में आया कि बहुत सारा काम खाने से ही हो गया था. क्योंकि जो खाना बना रहा होता है ना हमारे लिए जी, उसके मन पर जो चल रहा होता है वो खाने वालों के ऊपर असर कर जाता है. तो जैसा अन्न वैसा मन होता है. तो जो खाना बना रहा है उसके माइंड पे जो चल रहा है ना, तो वो खाने वालों के पास धीरे धीरे पहुंचना ही शुरू हो जाता है. तो जब आप 3 टाइम दिन का खाना उनके हाथ का बना हुआ खा रहे हो, तो 1-1.5 साल के अंदर हमारे घर में बाकी सब ने खोलना शुरू कर दिया कि हम भी रेडी हैं सीखने के लिए. सो इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, इट वाज जस्ट वन डे आई सेड आई विल आल्सो लर्न. पर लर्न करने के बाद भी आई थिंक आई वेंट वेरी स्लो. कि कुछ चीज़ें लॉजिकल लगी, कुछ चीज़ें शुरू में लॉजिकल नहीं लगी.
तो लॉजिकल नहीं लगी तो सही नहीं लगी, क्योंकि लॉजिकल नहीं है जी क्योंकि इंजीनियरिंग करते हुए आपको लगता है हर चीज़ साइंटिफिक ही होनी चाहिए, तो हर चीज़ का आप प्रूफ मांगते हैं। फिर स्पिरिचुअलिटी में हर चीज़ का प्रूफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में प्रूफ एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ विजिबल, it is about what you experience, but we were so trained that everything has to be proved, so I would keep on, so I went through a lot of time trying to, मतलब इतना easy नहीं था मेरा, easy in the sense इतना accept नहीं किया easily, वो सब तो वहाँ तो सब कुछ easy था, मेरी तरफ से easy नहीं था, acceptance में आने में time लगा, but I think वो time worth था, क्योंकि वो टाइम लगाने से और वो खुद की अपनी करते जाने से फिर वो जब फिट हुआ तो अच्छे से फिट हो गया. सो आई थिंक इट वाज गुड. या यू स्पोक अबाउट टू थिंग्स सिस्टर शिवानी. वन वाज दैट जो अन्न है वही मन है. दिस इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल बिकॉज अभी तक डॉक्टर्स का सुना था कि जो अन्न है वही तन बनेगा, लेकिन दिस इज़ द स्पिरिचुअल एंड वेलबींग साइड ऑफ इट कि जो आप खा रहे हैं वही आपका देखो भारत की संस्कृति में हमारे पास ये लाइन हजारों सालों से कि जैसा अन्न वैसा मन. आज वेस्ट भी कहता है यू आर व्हाट यू ईट, लेकिन जब वो कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट, हमें लगता है हम ये बॉडी है तो हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट आई ईट. तो इट्स नॉट यू आर व्हाट यू ईट मीन्स यू आर व्हाट यू ईट. तो खाने में दो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स है जिसका ऑफ कोर्स बॉडी पे असर पड़ता है, लेकिन वाइब्रेशंस है जिसका मन पर असर पड़ता है. तो जो इक्वेशन है ना वो है जैसा धन वैसा अन्न, फिर जैसा अन्न वैसा मन, फिर जैसा मन वैसा तन. ये ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही चलता है. पहली बात, हम पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि उसी पैसे से परवरिश हो रही है, उसी पैसे से पालना हो रही है, उसी पैसे से खाना खरीदा जा रहा है. तो सबसे पहले तो वो वेलबींग के लिए पहले धन राइट चाहिए. आपकी वेलबींग इनकम्प्लीट है जब तक आपका धन राइट नहीं है. तो अगर हम इस समय के माहौल को देखें, वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी, बट आवर फोकस इज़ मोर ऑन हाउ मच वी अर्न. तो फोकस शुड बी ऑन हाउ वी अर्न. हाउ मच वी अर्न से सामान ही आता है, हाउ वी अर्न से वाइब्रेशंस आते हैं. अगर हमने पैसे कमाने के प्रोसेस में स्ट्रेस भी क्रिएट किया, गुस्सा भी क्रिएट किया, जेलसी भी क्रिएट की, चिंताएं भी क्रिएट की, पर किसी को आगे पीछे गिरा भी दिया, मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम, calling it fair and calling it everything, but we are creating all those energies around the money that we earn. So इसीलिए हम अगर बिजनेस करते हैं या हम अगर जॉब करते हैं, we should be following the highest ethical principles, not the normal ethical principles, the highest value system, the highest ethical principles. और काम करते समय लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए, दूसरे का क्या फ़ायदा होगा. सिस्टर शिवानी, मैंने कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स में ये एक्सपीरियंस किया, सो आई कैन कम्प्लीटली रेजोनेट विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. जब आप दूसरे का भला चाहते हैं, दूसरे का फ़ायदा चाहते हैं, you know, they say, no, that whatever goes around comes around. You know, and that's a very powerful thing. And second thing that you had mentioned was the vibrations. और आपने बताया जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तो एक तो आपके मदर का इन्फ्लुएंस था, and second was the positivity and the vibrations you got from the place you were going. ठीक है ना. So हर जगह में vibrations कैसे फील करी जाती हैं? I mean, how does it work? Because हम कभी किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमारे को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और कई जगह जाते हैं जहाँ पे आपको घुसते ही लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है. ठीक है ना. ऐसा रियलिटी में कैसे होता है? आई मीन, यू नो, दिस कैन ओनली बी फेल्ट, बट कैन दिस बी एक्सप्लेन्ड? इट्स वेरी क्लियर. आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपके घर की, अपने घर की एक एनर्जी होती है. अगर हम एक सिर्फ सपोज हम एक बिल्डिंग में रहते हैं तो आइडेंटिकल घर होंगे सारे, ठीक है, दिखने में आइडेंटिकल होंगे, लेट्स से फर्निश्ड भी आइडेंटिकल हैं. अब आप सिर्फ घुसते जाओ हर घर में और आपको एनर्जी अलग मिलेगी. तो एनर्जी इज़ क्रिएटेड बाय द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट हाउस. तो अगर उस घर में 4 लोग रहते हैं तो चारों की प्रेजेंट टाइम्स में स्टेट ऑफ माइंड कैसी चल रही है, दैट विल क्रिएट द एनर्जी ऑफ द हाउस. अब जब हम प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, कहीं भी, तो वहाँ तो सब लोग बहुत पीसफुल माइंड से आते हैं ना. हम
आस्था के साथ आते हैं, हम भावना के साथ आते हैं, हम परमात्मा की याद में आते हैं, परमात्मा को याद करते हुए आते हैं। हमारे पास दूसरी बातें नहीं होती हैं माइंड पे उस टाइम पर। और फिर उस प्लेस के अंदर आने के बाद सिर्फ हाई एनर्जी वर्ड्स चलते हैं। तो शब्द चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, वाणी चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, गलत बातें नहीं चल रही। उस प्रेमाइसिस के अंदर कोई गलत बात नहीं चल रही। फिर उसके अंदर इंटेंशन सेवा भाव की है, कमाने की नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई कि किस स्टेट ऑफ माइंड से लोग आते हैं, कौन से शब्द वहाँ चलते हैं, और तीसरा वहाँ की बेसिक इंटेंशन क्या है। तो कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप की इंटेंशन है देने की। अब वही लोगों को ले लो और ऑफिस में चले जाओ, तो पहले स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी कि स्ट्रेस है, अग्रेशन है, एंग्जाइटी है। फिर ऊपर से शब्द चेंज हो जाएंगे कि हम आपस में क्या बातें कर रहे हैं, और फिर इंटेंशन ये वाली हो जाएगी। तो इतनी 3 चीज़ें फ़र्क पड़ गई तो एनर्जी तो चेंज हो ही जाएगी, कमरे की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। सिस्टर शिवानी, 2 शब्द हैं जिसके बहुत सारे अलग इंटरप्रिटेशंस लोग कर लेते हैं, एक कर्म और एक कर्मा, ठीक है। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस विच कैन एक्सप्लेन कर्म एंड कर्मा? और दूसरी चीज़, जब आप इसको एक्सप्लेन करें, हम बात करते हैं जो भी हमारे कर्म है, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या वो कर्मा इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में होता है? एक्चुअली तो वर्ड कर्म है, कर्मा वर्ड तो है ही नहीं। एक्चुअली वर्ड तो कर्म है, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं ना, तब वो कर्मा लिखा जाता है। क्योंकि जैसे हम राम लिखते हैं तो हम रामा कर देते हैं, ऐसे तो कर्म को हम कर्मा कर देते हैं। है शब्द तो कर्म, हिंदी में तो वो शब्द कर्म ही है। लेकिन कर्म क्या है? मेरी हर थॉट, वर्ड और बिहेवियर, मेरी हर इंटेंशन। तो भाव, भावना, सोच, शब्द, व्यवहार, which means all the energy that I create is कर्म। all the energy that I create is कर्म। कई बार हम ये कहते हैं कि I behaved right with them, तो मुझे लगता है कि मेरा कर्म राइट था, बट मैंने आपके बारे में अच्छा सोचा। Was I critical or judgmental about you in my mind? Then that is not right कर्म। सो मेरी तरफ से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो रेडिएट हो रही है, दैट इज़ कर्म। एंड लॉ ऑफ कर्म इज जो ऐसे जाएगा वो रिबाउंड करके वापस आएगा, विच इज़ ऑल्सो सिंपल कि हर कर्म का एक परिणाम होगा। इट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस। सो एवरी कर्म हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, विच मीन्स एवरी एनर्जी दैट आई सेंड आउट इज गोइंग टू कम बैक। इट्स लाइक अ बॉल, आई टेक इट एंड थ्रो इट ऑन द वॉल, वो हिट करेगा और वापस आएगा। अब कोई बॉल इमिजिएटली आएगा, कोई 1 साल के बाद आएगा, कोई 10 साल के बाद आएगा, कोई 100 साल के बाद आएगा। और जब वो 100 साल के बाद आएगा तो मैंने ये फिज़िकल कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लिया होगा, लेकिन कर्म शरीर ने नहीं किया था, कर्म तो मैंने किया था। तो मैं शरीर कितनी बार भी चेंज करती रहूँ, मेरा कर्म मेरे साथ चल रहा है। सो ये लाइक दिस इज़ अ ड्रेस, आज इस ड्रेस में कर्म किया, कल दूसरी ड्रेस पहनी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कर्म का परिणाम नहीं आएगा। सिमिलरली ये बॉडी पहनी, इसमें कर्म किया, कल इस बॉडी को चेंज किया, बट मेरा कर्मिक अकाउंट तो चलता जाता है। सो ये हमारी डेफिनेशन होती है लाइफ, डेथ, रीबर्थ, पास्ट बर्थ। फॉर द सोल ऑल दीज वर्ड्स आर नॉट देयर। द सोल इज ऑन अ जर्नी। इट टेक्स वन कॉस्ट्यूम, इट कम्स इन टू इंटरेक्शन विद पीपल, इट डज इट्स कर्म, 1 minute it changes its costume, leaves one body, enters the womb of the mother. Few months later, a baby is born. बच्चा पैदा होता है, पंडित जी जन्म पत्री बना देते हैं। तो वो जन्म पत्री किस आधार से बनी? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया। तो वो जो जन्म पत्री है, दैट इज़ लाइक आवर ओपनिंग बैलेंस शीट। वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है कि ये कॉस्ट्यूम में अब ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस शीट है। लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट कब थी? मेरी प्रीवियस कॉस्ट्यूम में लास्ट क्षण, माई लास्ट मोमेंट इन माई प्रीवियस कॉस्ट्यूम। वो तब तक मैंने कितने कर्म किए, संस्कार, मेरे शब्द, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड ऑन द सोल। सो लिविंग लाइफ विद दैट अवेयरनेस कि और कुछ नहीं, बस कर्म ही साथ चलते हैं, अभी भी आगे भी। एक ही चीज़ है जो परमानेंट है, मैं आत्मा और मुझ आत्मा के कर्म। बस वही एक चीज़ है जिस पे ज़्यादातर हम फोकस नहीं करते, और हम ज़्यादातर फोकस उस पे कर रहे हैं जो सब कुछ पीछे रह जाएगा। तो सब कुछ जो पीछे रह जाएगा उसका ध्यान रखें,
लेकिन जो परमानेंट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। सिस्टर शिवानी, आपने बहुत डीप रूटेड बात करी कि हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। नाउ बहुत सारी बातें हो रही हैं अबाउट इनर पीस। हम सबको मालूम है कि इनर पीस इज़ इम्पॉर्टेंट, बाहर की चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है ना। इज़ देयर अ वे दैट हम अपनी डेली लाइफ में हम ये कंट्रोल कर सकें ताकि हम माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियसनेस ले आएँ, जिससे हम अपने इनर सेल्फ को कंट्रोल कर सकें? इज़ दैट पॉसिबल, एंड इफ इट इज़, हाउ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इक्वेशन पता होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर हम देखें ना, स्पिरिचुअलिटी बहुत साइंटिफिक है। टाइम लगा मुझे ये समझने में, क्योंकि पहले हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब जो बोला है वो मान लो। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब जो सुना है उसको एक्सपेरिमेंट करो, उसको एक्सपेरिमेंट करके अपना रिजल्ट ढूंढो, और जब रिजल्ट मिलेगा तब मानो, तब तक मत मानो। विच मीन्स इट हैज़ टू बी योर एक्सपीरियंस। सो टिल देन इट्स अ बिलीफ, experiment with it, experience it. When you experience it, it's your truth. So there's a journey of experimentation. तो वो उतना ही scientific है जितना science scientific है। सिर्फ फ़र्क ये है, science is of the outer world, spirituality is the science of the inner world, हमारी thoughts and feelings। तो equation एक गलत गई है, और वो गलत equation ये है कि हमने सोचा कि situations and everything that's happening outside me affects my state of mind. So our vocabulary is like, I'm upset because of, I'm angry because of, I'm happy because of. मतलब यहाँ जो कुछ चल रहा है, खुशी, दुख, शांति, उलझन, कुछ भी, उसके लिए मैंने यहाँ किसी न किसी को या कोई ना कोई सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, एंड आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ दिस आई एम फीलिंग लाइक दिस। तो ये इक्वेशन ही गलत हुई है। आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ दिस आई एम फीलिंग लाइक दिस। तो फिर तो मुझे ज़रूरत है कि पूरी दुनिया परफेक्ट होनी चाहिए। जिस दिन सब परफेक्ट होंगे उस दिन हम पीसफुल हो जाएंगे। माई इक्वेशन वेंट रॉन्ग, एंड दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल डिपेंडेंस। अब हम आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद आत्मनिर्भर बनना होगा। एंड आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर, खुद पर। लेकिन हम आज आत्मनिर्भर के ऑपोजिट हैं। आज हम सिचुएशन निर्भर हैं, आज हम पीपल निर्भर हैं, लोगों पर डिपेंडेंट है, सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, अपनी बॉडी की हेल्थ पर डिपेंडेंट है। हम ऑपोजिट चल रहे हैं। हम कह रहे हैं हेल्दी होंगे तो हैप्पी होंगे, ऑपोजिट है। हैप्पी होंगे तो हेल्दी होंगे। हम कह रहे हैं रिश्ते अच्छे होंगे तो हैप्पी होंगे, ऑपोजिट। हैप्पी होंगे तो रिश्ते अच्छे होंगे। हम कह रहे हैं जीवन में बातें ठीक होंगी तो हैप्पी होंगे, हैप्पी होंगे तो बातें ठीक होंगी। सो द इक्वेशन इज आई क्रिएट माई थॉट एंड थॉट्स, वर्ड्स एंड फीलिंग्स एंड इन्फ्लुएंस सिचुएशंस। सो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, यहाँ सिचुएशन नहीं एंटर कर सकती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप मेरे साथ रिस्पेक्टफुली भी बात कर सकते हैं। अभी आपको कोई बात बुरी लगी, आप रूडली भी बात कर सकते हैं। अभी आपको कोई बात और थोड़ी रूड लगी तो आप अग्रेसिवली भी बात कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी पावर है। लेकिन आपके पास उतनी ही पावर है कि आप उस सोफे पे बैठकर आप जिस तरह से बिहेव करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि आप मेरे माइंड में एंटर कर सकते हैं। मेरे माइंड की पावर मेरे पास है। सो अब जब आप इस तरह से बिहेव करेंगे, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि जितना बुरी तरह से आप बात करें, मैं भी उतना बुरी तरह से बात करूं या उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से बिहेव करूं। दूसरा है मैं बोलूं कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर दर्द है, पेन है, हेट्रेट है। लेकिन तीसरा है ये आपका बिहेवियर है, आई एम फाइन, आई अंडरस्टैंड, मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, और मे बी दिस इज़ योर पर्सपेक्टिव, यू आर अलाउड टू नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई जस्ट रेडिएट गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। तीनों ऑप्शंस हमारे पास है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास है। एंड वी डोंट लिव लाइक अ विक्टिम सेइंग उन्होंने ऐसा किया तो गुस्सा तो आना ही था, उन्होंने ऐसा किया तो हमारी पावर का है। तो जितना हम वो बोलते जा रहे हैं ना, हम वैसा जीते जा रहे हैं, और जितना जीते जा रहे हैं अपनी शक्ति को घटाते जा रहे हैं। और ऐसे जीते जीते अगर जीवन में कोई बड़ी बात आ जाती है थोड़ी सी, तो उसका सामना करने की तो शक्ति ही नहीं है।
and then it doesn't remain an emotional health issue, then it becomes a mental health issue. इसलिए बहुत ज़रूरी है इमोशनल फिटनेस. दैट इज़ सच अ पावरफुल मैसेज सिस्टर शिवानी. मतलब मेरे 3 क्वेश्चन जो उनसे थे वो आपने एक बारी में आंसर कर दिए. कहीं ना कहीं हम जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे आपने बताया कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, या हमें लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर एज. फॉर एग्ज़ाम्पल, we do certain things to our children or for our children with the right intention, छोटा सा एग्जांपल है. मैंने अभी 2 महीने पहले अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला, ठीक है ना, एंड वो वहाँ पे ही इज़ नॉट एडजस्टिंग, यहाँ पे वी आर नॉट एडजस्टिंग, बट वी हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर what he creates in his mind about what he thinks why we sent him there. Now, how can you explain to a child who is just 10-11 years of age that it is for his own good, because वो तो अपने environment में रह रहा है, उसका environment change हो गया है. तो ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या इसमें क्या करना चाहिए किसी पेरेंट को? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले हमें भी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड, व्हाट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड. क्योंकि आज जब हम व्हाट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड सोच भी रहे हैं, इंटेंशन इज़ वेरी प्योर, बट प्योर इंटेंशन की समझ, क्योंकि हमारी समझ अभी भी बाहर की चीज़ों पर फोकस्ड है. तो बहुत सारे पेरेंट्स जब कहते हैं हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं आप क्यों भेजना चाहते हो हॉस्टल? या तो आप कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ अच्छा स्कूल नहीं है, तो फिर आप भेजो. आप बड़े बड़े शहरों में रह के वहाँ से आप हॉस्टल में भेज रहे हो, तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होना चाहिए ना. तो क्या रीज़न है? तो वो कहेंगे हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं. तो हम उसको घर पे रह के क्यों नहीं बना सकते हैं वो? वाई कैन वी नॉट डू दैट? फर्स्ट. सेकेंड इज़, घर पे जो चीज़ मिलती है बच्चे को, वो है इमोशनल हेल्थ, वो है संस्कार, वो है पालना, वो है परवरिश, वो है वाइब्रेशन. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हाँ, मजबूरी हो और भेजना पड़े एक अलग चीज़ है. तो वो बच्चा वो भी मिस करता है. बच्चा सिर्फ एक कंफर्ट जोन नहीं मिस करता है, एक एनर्जी होती है, पेरेंटल एनर्जी, वाइब्रेशंस है, घर का खाना है. सो पर्सनली आई फील चिल्ड्रन शुड बी एट होम अपने, क्योंकि अब तो उसके बाद तो उन्होंने बाहर ही जाना है. सी, एक सर्टेन एज के बाद तो इट इज़ आउटसाइड ओनली. तो कुछ तो एक पीरियड होना चाहिए जहाँ एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्कूल तो कर ही रहा है ना, बट हम सुबह से शाम तक तो स्कूल में ही होते हैं ना, तो स्कूल भी वो हिस्सा करेगा, लेकिन घर का जो रोल है, परिवार के जो संस्कार हैं, परिवार की जो मर्यादाएं हैं, बड़ों की जो पालना है, फिर वो तो मिस हो जाता है. क्योंकि फिर वो बच्चा बहुत कम दिनों के लिए घर आता है, और फिर एक बार वहाँ सेट हो गए, फिर यहाँ आके अजीब लग रहा होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड. सो इफ़ वी नीड टू सेंड, वी सेंड. But it's not that because everybody is sending, so we need to send, और we believe that नहीं वहाँ जाके कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी तो बच्चा कहीं पे भी अपनी रह के बना सकता है, ठीक है, उसमें तो कुछ भी नहीं है. ऐसे भी आज लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक गांव में पले थे. तो क्योंकि वो तो फाइनली डिपेंड करता है उस आत्मा के संस्कार और कर्मों पर, लेकिन उसकी परवरिश, उसकी पालना में पेरेंटल रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. पेरेंट्स अपने घर पे रहकर बिगाड़े ना, डिसिप्लिन रखें, तो वो डिसिप्लिन भी हो जाएंगे. हम लोग सब कौन से हॉस्टल गए थे? हम नहीं गए, तो ठीक ठाक ही बड़े हो गए. ठीक ठाक ही बड़े हो गए. सो मे बी द चाइल्ड मिसेस दैट, एंड एट दैट एज बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो द चाइल्ड फील्स कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सेपरेटिंग मी फ्रॉम देमसेल्व्स. यू नो, कई बार बहुत डीप रूटेड वो बैठ जाता है कि मेरे को अपने साथ न रखने का कारण क्या. एंड इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो सोल पास्ट लाइफ से कौन से संस्कार लेकर आई है. तो हर बच्चा अलग है. हमें लगता है वो बच्चा वहाँ जाके बहुत अच्छा सेट हुआ तो ये बच्चा भी सेट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है.
हर आत्मा अलग अलग संस्कार लेकर आती है। कोई आत्मा बहुत कॉन्फिडेंस के संस्कार लेकर आती है, वो आप उसको जहाँ भी भेजो वो वहाँ सेट हो जाएंगे, वो बहुत हैप्पी होंगे। कोई आत्मा पास्ट में पता नहीं क्या देख कर आई है, क्या फेस करके आई है, तो उसको फियर ऑफ लूजिंग पीपल, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, उस बच्चे का संस्कार हो सकता है। फिर अगर उसका ऑलरेडी वो संस्कार है और फिर ऐसा उसके साथ हुआ तो वो वूंड पे वूंड थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है। सो एवरी वन इज़ डिफरेंट, इट्स नॉट अ, इट कैन नॉट बी अ जनरलाइज थिंग। तो हमें उसको समझकर, उसके कंफर्ट्स को समझ, इमोशनल कंफर्ट्स को समझकर फिर ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार, क्योंकि 10 साल का बच्चा ना, अभी तक हमें उसके सारे संस्कार नहीं पता है, तो कई बार हमें पता नहीं होता कि बच्चे के पास कौन सा संस्कार है और कहीं हमने उस संस्कार पर चोट तो नहीं मारी है ऐसा डिसीजन लेकर। तो अगर वो वहाँ खुश नहीं है, इट रियली नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट अ लॉट, to the extent of if he's really unhappy, then he can come back. Only because of emotional wellness. Because हर एक सेम नहीं होता है, हर एक सेम नहीं होता है, बस वो ध्यान रख के। कई बार आपके ही 2 बच्चे होंगे, एक बहुत इजीली अडेप्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं करेगा, बिकॉज दोनों 2 souls on a different journey है ना। So we don't look at people as souls, we look at them as children, we look at them as spouse, we look at them as colleague. They are not, they are a soul on a journey, playing different roles with different sanskars. So we have to treat everyone individually, understanding why they are going through what they are going. Sister Shivani, now let's move towards, elders, adults. Now हम ऑफिस environment में होते हैं, बहुत business leaders हैं, आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल देती हैं, और आज भी शायद आपने कोट किया कि जब हम एक माँ खाना बनाती है तो वो सिर्फ खाना नहीं बना रही है, उसके इमोशंस एंड द पर्पस एंड द इंटेंशन ऑफ दैट फूड गोज़ इनटू दैट फूड बीइंग कुक्ड। एंड मैंने लास्ट टाइम आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पे थे, आपने एक और चीज़ कही थी कि भजन कीर्तन लगाइए किचन में, और वो भजन कीर्तन वो होना चाहिए जो आपके कुक को सूट करता है, जो उसको काम करता है, ताकि वो भी एक अच्छे मूड में हो, जॉयफुल स्टेट में हो व्हेन शी इज़ कुकिंग द फूड। नाउ if we take the same context to the business environment, how does a leader create joyous teams? Because हम एम्प्लॉय वेलफेयर की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय वेलबींग की बात कर रहे हैं, आज की डेट में कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन आप उनके, जैसे हम वेलबींग की बात करते हैं, हम कहते हैं उनकी इंश्योरेंस करा दो, हम उनको वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, लेकिन एक खुशी कैसे दें? अगेन ना, हम सब कुछ बाहर ढूंढते हैं जी, हम सारी बाहर फैसिलिटीज़ देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एज अ लीडर हम कैसे उनको ट्रिगर करें ताकि वो अपनी खुशी हमारे एनवायरनमेंट में पा सकें? तो वापस घर आते हैं, एक पेरेंट ऐसा क्या करे जिससे अपने बच्चे को खुशी दे, क्योंकि लीडर भी तो पेरेंट है। सिर्फ घर पे वो 1 या 2 3 बच्चों का पेरेंट है, और कंपनी में वो बहुत सारे बच्चों का पेरेंट है। सो पेरेंट इज़ लाइक द सीड, बीज है उस घर का। तो पेरेंट की जो एनर्जी होगी वो ही पूरे वृक्ष में जाएगी। तो पेरेंट के संस्कार, इसका मतलब लीडर के संस्कार। यू कैन नॉट गिव टू पीपल एनीथिंग टिल यू हैव इट योरसेल्फ। तो अगर आपको एम्प्लॉयज़ की वेलबींग क्रिएट करनी है तो पहले खुद उसको जीना पड़ेगा। यू कैन गिव इट टू पीपल लाइक दैट। इट्स योर ऑरा, इट्स योर एनर्जी, इट्स योर वे ऑफ थिंकिंग, एंड देन इट्स योर वे ऑफ वर्किंग। इस समय मेजॉरिटी लोग जो मिलते हैं वो वर्क स्ट्रेस बोलते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं अपने काम को लेकर, क्योंकि जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे कोई मर्यादा ही नहीं रही है वर्क प्लेस की। और कोविड के बाद वो जितनी थी वो भी ख़त्म हो गई। वो लॉकडाउन में तो सबने सोचा था हम घर पे बैठेंगे आराम से और घर से काम करेंगे, लेकिन वो ऑफिस से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो 1-2 महीने में कहने लगे वहीं ठीक था, यहाँ तो बिल्कुल ही कोई टाइम का नहीं पता चल रहा, रात के 10 भी बज रहे हैं और रात के 12 भी बज रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड इज़, बट द ओनली वर्ड दैट कम्स टू मी इज़ अनफेयर। दिस इज़ बीइंग अनफेयर विद पीपल। ये जो कल्चर हम क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ हम उनको लोग नहीं, पीपल नहीं, लेकिन सिर्फ वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, जैसे कि उनकी लाइफ में सिर्फ ये एक ही काम है। तो ना उनका कोई दिन है, ना उनकी कोई शाम है, ना कोई कट ऑफ टाइम है कि वो कब काम से डिस्कनेक्ट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट चला गया। तो वेलबींग वैसे ही मुश्किल है।
आप किसी को बोलो आज आप मेडिटेट कर लो, कहते टाइम नहीं, आप उनको बोलो आप ये कर लो, बोलते टाइम नहीं है। बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बैठते तो हैं टाइम निकाल के, लेकिन माइंड में वो काम पर है, हाथ में उनके फ़ोन है। दैट इज़ व्हाट हैज़ अफेक्टेड द एंटायर सोसाइटी. It is not just affecting the well-being of that individual, it is affecting marital relationships, and it is definitely affecting children in a very, very, very big way. Very big way. तो अगर सच में करना है कुछ अपने लोगों के लिए, तो a cultural shift is needed. And वो कोई एक शुरू कर सकता है. That is leadership quality. जिसने कुछ नया किया, लोगों के फ़ायदे के लिए किया, दूसरे क्या कर रहे हैं ये ना देखा और हारने का डर नहीं रहा, तो वो है लीडर. लेकिन कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि उसको डर लग रहा है मैं पीछे न रह जाऊं, दूसरे आगे निकल जाएंगे. बट देन वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर पीपल. सो प्रायोरिटाइज पीपल ओवर अचीवमेंट्स. वो लोग हैं, वो किसी का बच्चा है, किसी का पेरेंट है, किसी का हस्बैंड है, किसी की वाइफ है. हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो पूरे निचुड़ जाते हैं जब तक घर पहुंचते हैं. उनके पास कुछ बचती ही नहीं है ताकत घर देने के लिए, और फिर घर पहुंचने के बाद भी तो उनको छोड़ दो, उसके बाद तो छोड़ दो, बट वो भी नहीं है. फिर ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा होता है आजकल. सो दिस इज़ वन फैक्टर. अगर इसका भी सबने ध्यान रखा ना, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी. कि सबसे सिंपल चीज़ है कट ऑफ टाइम रख लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to have a cut-off time. Earlier when we took up a job, I'm talking about 25-30 years back, we would ask what is my timing. हम तो ये पूछते थे कि हमारा वर्क टाइमिंग क्या है, तो बोल देते थे 9 से 5, 9 से 6, सूट करता था तो लेते थे. अभी तो कोई टाइमिंग नहीं है, 8 बजे जा रहे हैं, फिर उसके बाद भी फ़ोन. सो कट ऑफ टाइम फ्रॉम वर्क इज़ द फर्स्ट थिंग जिससे लोगों का मन साइलेंट होने लगेगा. शाम को वो घर पे अच्छा टाइम बिताएंगे. सिर्फ टाइम मतलब घंटे नहीं, लेकिन एनर्जी, कि वो अगर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो बैठे हैं मन के से. ये नहीं कि बैठे हैं और इधर उधर फ़ोन और इस पे देख रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, या अभी एक ईमेल आ गई अब उसके बारे में सोच रहे हैं. वंस you've gone. Now you don't need to connect to work till tomorrow morning. That is well-being. ये टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि ये हमारी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाइए, हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए की थी. हमने ये इसके साथ पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया. सो एवरीबडी नीड्स टू कम होम ऑन अ गुड टाइम एंड देन गो टू वर्क ओनली टुमारो मॉर्निंग, इवन इन द माइंड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ कीजिए, आप अपने माइंड की हेल्थ के लिए कुछ कीजिए, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा सा टाइम बिना टेक्नोलॉजी के बैठिए, अपने आप के साथ बैठिए, अकेले बैठना सीखिए, स्थिर बैठना सीखिए. दैट इज़ हाउ वेल बीइंग विल स्टार्ट. नहीं तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ना, कंप्लीटली इंगेज्ड विद टेक्नोलॉजी. अच्छा, फिर वर्क से डिस्कनेक्ट हो गए, इसका मतलब नहीं कि टीवी और फ़ोन के साथ बैठ जाओ कुछ और देखने के लिए, वो नहीं. सो डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन एटलीस्ट 2 to 3 hours बिफोर स्लीपिंग. उसी से गहरी नींद आएगी, और जब तक गहरी नींद नहीं आएगी तो वेल बीइंग नहीं आ सकते. बिल्कुल ठीक बात है. मैं अभी दिमाग में सोच रहा था, आप जब बात कर रहे थे, कि अगर हम टीवी बंद कर देते हैं, मोबाइल को साइड पे कर देते हैं, अपने स्पाउस के साथ बैठे होते हैं, बच्चे के साथ बैठे होते हैं, हमें आदत ही नहीं रही उनसे बात करने की, तो हमें समझ ही नहीं आता क्या बात करें. सो आई थिंक एंड इट्स नॉट फॉर देम. इसलिए नहीं कि उनको हमारी ज़रूरत है, इसलिए कि उस इंटरेक्शन की हमें भी बहुत ज़रूरत है. हम करते भी हैं ना, तो ऐसे फ़ोन साइड पर रखते, कहते हैं हाँ बोलो, मैंने आधा घंटा तुम्हारे लिए फ़ोन रख दिया, अब क्या बात करनी है. इट्स नॉट फॉर द अदर पर्सन, इट्स फर्स्ट फॉर यू योर सेल्फ. आपकी अपनी वेलबींग के लिए है वो. आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें तो आपकी बहुत सारी बैगेज जो आप माइंड पे कैरी करो वो वैसे ही डिलीट हो जाएगी. तो वो उनके लिए नहीं, आपके खुद के लिए है. हमें लगता है वी आर डूइंग देम अ फेवर, एंड हम घंटे गिनते रहते हैं. सो डीप स्लीप इज़ वेरी बिग फैक्टर. तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज़. रात के टाइम नहीं न्यूज़ देखनी चाहिए, वो सारे विजुअल्स हमारे पर बहुत चलते हैं. फिर कोई भी और कंटेंट ज़्यादा नहीं देखना चाहिए रात को. एक्चुअली द काइंड ऑफ कंटेंट दैट वी आर फ्लडेड विद टुडे, उस तरह का कंटेंट नहीं. कुछ पॉजिटिव कंटेंट, कोई चीज़ जो आपको एम्पावर करे वो आप देखें. फिर रात को 10 मिनट सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करें. सारा दिन की फाइलों को बंद करें जो माइंड के अंदर खुली हुई होती हैं. जल्दी सोएं,
बाय 10 o'clock वी शुड बी फास्ट asleep. फिर 4 और 5 बजे के बीच में नींद अपने आप खुल जाएगी, तो वो हाई इंट्यूशन टाइम पे नींद खुलेगी, विच इज़ सच अ गुड लीडरशिप क्वालिटी. आप उस समय उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे अपने वर्क रिलेटेड जो आप लॉजिकल सोचेंगे तो आएंगे ही नहीं. सो दैट इज़ इंट्यूटिव लीडरशिप, where your mind is absolutely silent and your innate wisdom will give you an answer. तो वो लेकिन उसके लिए उस समय उठना होता है जब सब सोए हैं और वाइब्रेशन हाईएस्ट है, इसीलिए उसको अमृत वेला कहा जाता है. तो वो अमृत के समान है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है. वो मुहूर्त समय है 24 घंटे के अंदर का. हम सोए हुए हैं मुहूर्त टाइम पे, तो भाग्य को क्या होगा. इसीलिए तो स्लीप, डीप स्लीप, एंड फिर सुबह उठकर जैसे हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट थोड़ा सा अपने अंदर डाल के फिर काम पर टलना चाहिए. क्योंकि कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, ये इससे हमारी सोच बनती है, उससे हमारे संस्कार बनते हैं, उससे हमारे कर्म बनते हैं, और उससे हमारा भाग्य बनता है, डेस्टिनी. बिकॉज टुडे वी आर फ्लडेड विद सो मच कंटेंट, सो वी नीड टू एटलीस्ट टेक 10-15 मिनट्स ऑफ ऑपोजिट कंटेंट. तो अगर हम लस्ट, ईगो, ग्रीड, जेलसी इस तरह के कंटेंट से फ्लडेड हैं, तो हमें कम से कम 10-15 मिनट प्योरिटी, फेथ, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, कोऑपरेशन, कंपैशन, ये भरना पड़ेगा. क्योंकि ऑपोजिट बहुत भर रहे हैं. पहले नहीं भरने की इतनी ज़रूरत लगती थी क्योंकि ऑपोजिट भी नहीं डाल रहे थे. अब ऑपोजिट इतना डाल रहे हैं, तो 10-15 मिनट जब डालेंगे, देन यू गो टू योर ऑफिस, then that leader has energized himself or herself. They don't have to give happiness, they just have to energize themselves. उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी सारा काम करेगी, तो वो एम्पावर करेंगे. तो जो CEO है अब, वो चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर होना चाहिए. सशक्त करे अपने लोगों को, एम्पावर करे. क्योंकि लोग पता नहीं हमें कौन सी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं. पोस्ट कोविड लोग आए ऑफिस, पता भी नहीं होगा कि हर एक के घर में क्या क्या हुआ था, हर एक के मन में क्या क्या हुआ था. पर आए, बट काम पर बहुत कुछ मिस हो गया था उतने टाइम पे. तो इट वाज लाइक इमीडिएटली रन विदाउट चेकिंग वेदर द लेग वाज इंजर्ड इन दोस 2 years ऑफ कोविड. जस्ट रन. दैट इज़ वाई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव गॉन टू सच अ राइज पोस्ट कोविड. आपने बोला कि जैसा अन्न वैसा मन. I mean, content is also what we are consuming. Yes, I mean, yes. it is. So what we watch, read, listen, eat, drink. 5 चीज़ें जो इन कर्म इंद्रियों से अंदर जाती है ना, वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक, ये हमें बनाती है. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, एम्पावरमेंट. द लीडर नीड्स टू बी द चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर. वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इज़ टू लेट गो. हमें लगता है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम वो अच्छा बंदा है, अच्छा काम कर सकता है, कि क्या वो कर पाएगा. तो हमारे अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है अबाउट द आउटकम ऑफ व्हाट द वर्क विल बी डन बाय अदर्स. तो हम लेट गो नहीं करते, या तो हम उसके अंदर माइक्रो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम खुद ही काम करते हैं. कई बार हम इनसिक्योर हो जाते हैं. हाउ डज अ बिजनेस लीडर गेट ओवर दिस, बिकॉज ही इज़ गॉट टू मच एट स्टेक which he feels that the other person may not understand. The other person is not just a role and position. The other person is sanskars. You see, when we hire, we are hiring a role. है ना, हम रोल हायर कर रहे हैं. अब रोल हायर करने के लिए हम उनकी स्किल्स और टैलेंट्स देखते हैं, which are also very good. बट व्यक्ति सिर्फ स्किल और टैलेंट नहीं है, ये संस्कार है. तो हर एक के संस्कार तो डिफरेंट ही होंगे, राइट? डिफरेंट होंगे, गलत नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे. सो वन इज़ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी हायर पीपल, वी शुड ऑल्सो लुक एट द पर्सन एंड नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस. वी हैव क्रिएटेड अ वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर. तो हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट परफॉर्मेंस इज़ द IQ पार्ट ऑफ अ पर्सन, and the person is the EQ part of the person. So the ability to face a crisis, the ability to adjust with people, the ability to hold a team, all this is EQ, this is not IQ. ये उसके संस्कार होंगे. कई बार आपको, चाहे स्कूल में अगर हम देखें, कोई बच्चा होगा जो बहुत अच्छे नंबर नहीं लाता, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है, बहुत शेयरिंग है, बट लोग उसको फेलियर बोलते हैं, नो गुड.
और कोई है जो हमेशा टॉप करता है लेकिन ईगोइस्टिक है, अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करता, अपने तक रखता है अपनी सारी नॉलेज को, लेकिन सब उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए कि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती है, संस्कार, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, द पर्सन is more important than the performance. And if you get the person right, then you will be able to enhance their capacity of performance. Correct. But if you get only the performance right and not the person right, then tomorrow achievement of the performance will only increase the ego in that person. Correct. And once the ego is increased, then there are issues which will start happening. तो इसीलिए संस्कार चेक करने चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, ह्यूमिलिटी कितनी है, अडेप्टेबिलिटी कितनी है, झुकने की शक्ति है, लेट गो करने की शक्ति है। ये सब संस्कार से ही लीडरशिप क्वालिटी आती है। दीज आर पेरेंटल संस्कार्स। पेरेंट कैसे करता है बच्चे के साथ, वैसा लीडर। आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट कि आपने जैसे पहले बोला था कि बिजनेस लीडर इज अ पेरेंट टू मेनी पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो पेरेंट को अपने बच्चों की चीज़ें पता होती हैं, कमज़ोरियाँ पता होती हैं, लेकिन पेरेंट तो अपने बच्चों की कमज़ोरियों को ओवरकम करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यही तो एक पेरेंट करेगा ना। किसी भी पेरेंट के पास परफेक्ट बच्चे नहीं हैं, कोई ना कोई। ऐसे ही किसी कंपनी लीडर के पास भी परफेक्ट लोग नहीं हो सकते। किसी के स्ट्रेंथ्स होंगी, वीकनेसेस भी होंगे, लेकिन दोनों चीज़ें पता होते हुए फिर उसको देखकर उसको पेरेंट की तरह परवरिश करनी है। दैट हैज़ टू बी द लीडरशिप क्वालिटी। हम ये आजकल बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन टू काम आवरसेल्व्स, एंड क्योंकि हम ये कॉन्शियसनेस अपने अंदर जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, माइंडफुलनेस नहीं ला पा रहे हैं, हम उसी चीज़ से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ इट दैट यू रिकमेंड? आई मीन व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड that works? See, what is consciousness? Consciousness is who do I believe I am? What is my consciousness about myself? तो अभी तक जो हमारी consciousness है, हम अपने आप को ये शरीर जो दिखाई देता है, फिर relationships, फिर roles, positions, achievements, यही मैं, फिर उसके beyond religion, caste, nationality, मैं, I am, fill in the blank, is this whole list. And none of them are true. इनमें से कोई भी सच नहीं है. These are all mine. ये सब कुछ मेरे हैं एंड बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरा देश है, मेरा धर्म है, मेरी जाति है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा औहदा है, मेरी पढ़ाई है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ, और मेरा ये शरीर, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है. लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को ये मैं अटैच कर दिया, तो आई फॉरगॉट हु आई एम. सो दिस इज़ कॉल्ड ईगो कॉन्शियसनेस. ईगो मीन्स अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. तो जैसे ही मैंने अपने आप को इनमें से कोई भी समझा, तो आप मेरे से अलग हो गए. तो जब हम दोनों अलग हो गए तो कोई ऊंचा हो गया, कोई नीचा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया. सो देयर इज़ लॉट ऑफ, लेकिन द ट्रू कॉन्शियसनेस इज़ कि मैं आत्मा हूँ और आप आत्मा है. यानी इसी चीज़ को लेके मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है. हम अनअटैचमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना. आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ डिटैचमेंट. यू नीड टू बी अटैच्ड टू बी डिटैच्ड, बट इफ़ यू आर नॉट अटैच्ड इन द फर्स्ट प्लेस, एंड जब मटेरियल चीज़ें होती हैं उसके लिए तो फिर भी समझ आ जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर इन योर लाइफ, you know, your child, your spouse, your parents, how does one bring in the the aspect of unattachment? Because the reality of death and separation is there. A lot of religions, a lot of people have a different perspective to it. Some people celebrate death, some people consider it as amalgamation with the Almighty. तो लेकिन इमोशनली जब देखा जाए तो हम अनअटैच को समझ नहीं पाते हैं when it comes to close relationship. Because we will not be able to understand it when we or someone else is leaving. We will have to live that to understand it. जिस दिन शरीर छोड़ रहे हैं उस दिन नहीं समझ आएगी ये चीज़. ये तो उस कॉन्शियसनेस में जीवन को जीना पड़ता है. कैसे? So that is why when I understand I am a soul, I live my life with that consciousness. I am very clear. I am a soul talking to another soul. मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा आपका पोजीशन क्या है,
आपका रोल क्या है, आपका रिलीजन मेरे से डिफरेंट है, इतनी सारी जेंडर डिफरेंट है, बट ये सारी चीज़ें तो डिफरेंट है, बट ये सब अक्वायर्ड है। लेकिन आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वालिटी है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इक्वालिटी आती है जब हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, वो सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग से आ सकता है कि हर एक आत्मा है। अब जब हम इस कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करते हैं, वी लिविंग विद दैट कॉन्शियसनेस, इट्स अ रियलिटी। अभी हम ऐसी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं जहाँ हम अपनी ड्रेस को मैं समझने लग गए हैं। तो अगर ये फटेगी तो दर्द हमें होने लगता है, बट ये फटेगी तो क्या नई ड्रेस मिलेगी। तो सिमिलरली ये टूटेगा तो नया मिलेगा। वो लगता है बहुत डिफिकल्ट, बट एक्चुअली वो उतना ही सिंपल है अगर आप उस रियलिटी के साथ जी रहे हैं। इफ यू आर लिविंग विद दैट रियलिटी दैट येस दिस इज माई कॉस्ट्यूम, I will take good care of it. It doesn't mean I'm not going to take care of it. I will take good care of it, but I'm very clear I can leave at any moment. And I'm ready to leave. Ready to leave and ready if anybody around me has to leave. Because वो reality synced in है. पर detachment का meaning बहुत clear होना चाहिए. It doesn't mean कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं. It doesn't mean कि हम लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं. Actually detachment means unconditional love. क्योंकि detachment का meaning ये होता है कि मेरा मन उनके मन की स्थिति से अटैच्ड नहीं है, ऐसे है। तो वो चिंता में होंगे तो हम फिर भी स्थिर रह सकते हैं, वो परेशान होंगे हम तो भी शांत रह सकते हैं, वो गुस्सा कर रहे होंगे हम तो भी रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। एंड अटैचमेंट मीन्स वो चिंता में है तो हम भी चिंता में हैं, वो दुखी हैं तो हम उनसे ज़्यादा दुखी हैं, बिकॉज हम अटैच्ड हैं। तो जितना हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर, इमोशनल इंडिपेंडेंस, उतना ये अपने आप होगा। ये करना नहीं होता और ये कर सकता नहीं कोई। ये कोई कर नहीं सकता कि आई विल बी डिटैच्ड, दैट इज इनडिफरेंस, कि हम दूर दूर हो गए। डिटैचमेंट आपको और नज़दीक लेकर आता है लोगों के, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं। यू आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स गिविंग रादर देन व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। एंड आपकी माइंड उनके बिहेवियर से इंडिपेंडेंट है। तो सामने वाला कुछ गलत करता है, मतलब गलत मीन्स जो आपको गलत लगता है, तो भी आपकी तरफ से अच्छी एनर्जी जा रही है, तो रिश्ते पहले से ज़्यादा बेटर बन जाते हैं। तो दिस एक्चुअली क्रिएट्स वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स। एंड डिटैचमेंट सेल्फलेस हो जाता है। जब हम कहते हैं डेथ, हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, ये जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि जो जा रहा है वो तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे जा रहा है। वाई आर वी क्राइंग फॉर दैट पर्सन? वी आर नॉट क्राइंग फॉर देम, वी आर क्राइंग फॉर ourselves. Of course हमें कमी होगी उनकी, there is no doubt about that. वैक्यूम हमारे घर में है, एक बहुत बड़ा खालीपन है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि जो जा रहा है उसको कौन सी वाइब्रेशन से भेजना है, कौन सी एनर्जी के साथ भेजना है। कल मैं एक हॉस्पिटल में थी, ICU में थे, somebody was in the chronic stage of cancer, एकदम स्टिल थी बॉडी ना, ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि he said now there's nothing that we can do, basically all that. The daughter was there. She said, I said आप क्या बोल रहे हो बार बार? तो she said मैं बोल रही हूँ कि पापा आप शांत हो जाओ, पापा आप शांत हो जाओ। मैंने कहा छुट्टी दो ना, जाने दो। She just looked at me like that. I said ऐसे रोक के रखना है, ऐसे खिंचा हुआ है, वो डॉक्टर बोल रहा है बॉडी देखो कैसी हो गई है, वो बोल रहा है आपको कि वो नहीं ठीक हो सकते, आप एक बार छुट्टी दोगे वो चले जाएंगे, आप नहीं छुट्टी दोगे तो आपके खींचने की वजह से नहीं जा रहे हैं। कॉन्शियसली द सोल कैन नॉट लिसन इज़ व्हाट पीपल बिलीव, कि उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हम जो बात कर रहे हैं उनको तो सब कुछ सुनाई दे रहा होता है और सब कुछ कैच हो रहा होता है। एंड देन आई सेड नाउ आई विल से सम लाइन्स, यू से इट टू योर फादर कि आप हमारी चिंता मत करो, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, हम मम्मी का ध्यान रखेंगे, आप हमारी चिंता मत करो। वो रोती गई और बोलती गई, एंड आपका ये कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं है, आपका नया बेबी वाला कॉस्ट्यूम रेडी है, आप अभी जाओ, आप इसमें मत रहो हमारे लिए। 2-3 मिनट रोई बहुत बोलते हुए, लेकिन उसने हिम्मत करके बोला। Yesterday night that soul left. It is only that. That is what is needed. हमारी अटैचमेंट कितना खींच के रखती है आत्मा को, और फिर जब वो जाते हैं आगे, तब भी हम बहुत रो रो के उनको खींचने की कोशिश करते हैं। आप कैसे चले गए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे।
वी हैव टू विजुअलाइज व्हाट विल हैपन टू द जर्नी ऑफ द सोल. सो किसी को भेजो, दुआओं के साथ भेजो, शुक्रिया के साथ भेजो. शुक्रिया, नॉट शिकायत, क्यों चले गए. शुक्रिया कि एवरी मिनट that you were with us, thank you for that minute, not why did you leave. We don't understand this, but बहुत उसके ऊपर impact पड़ता है soul के ऊपर, because the soul has entered the womb of a mother. नया costume बनना शुरू हो रहा है और यहाँ से हम बहुत heavy energy भेजते हैं. तो it's very 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 important how we let people leave. Sister Shivani, you brought up a very beautiful point, and in fact my next question is related to cancer. I'm personally writing a book on cancer, how to defeat cancer, and the intention is to understand that besides what doctor is doing and the medication, is there a way that we have seen that a person is willingly wanting to live? And the reason I'm asking you this is कि जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सेम बीमारी, सेम प्रोग्नोसिस, सेम डॉक्टर, सेम मेडिकेशन, एक सर्वाइव कर जाता है, दूसरा नहीं करता है. व्हाट हैपन्स इनसाइड ऑफ द पर्सन दैट हेल्प्स द पर्सन वांट टू लिव? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेजॉरिटी इश्यूज यहाँ से क्रिएट होते हैं. जी. इसीलिए जब कैंसर होता है तो सबसे पहली चीज़ हम डॉक्टर से जाके पूछते हैं, मुझे ये हुआ क्यों? वाई डिड दिस हैपन टू मी इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट. सेकेंड, हम कहते हैं मेरी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, मैंने कभी कुछ गलत खाया नहीं है, मैंने फिर भी मुझे क्यों हुआ. सो डॉक्टर कैन नॉट आंसर ऑल दिस स्पेसिफिक थिंग कि क्यों हुआ. देयर इज़ नो आंसर टू दैट क्यों फॉर देम. दे विल से लाइफस्टाइल, दे विल से सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन. हमें यह समझना होगा कारण चाहे कुछ भी हो जो हुआ था, लेट्स वर्क ऑन निवारण, कि सल्यूशन क्या है उसका. यहाँ एक इमोशनल एनर्जी है जो कंटिन्यूसली थॉट्स क्रिएट कर रही है, उसके वाइब्रेशंस इस बॉडी पे जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ एक इमोशनल एनर्जी है, फिर उसकी वाइब्रेशन से एक एनर्जी बॉडी बनती है. मतलब जो हमारी बॉडी की शेप है उसी शेप की एक एनर्जी बॉडी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, विच मीन्स जस्ट एनर्जी. सो वट एवर आई एम थिंकिंग राइट नाउ, इट्स रेडिएटिंग टू माई हार्ट, इट्स रेडिएटिंग टू माई एवरी सेल ऑफ माई बॉडी, इज रेडिएटिंग ऑल ओवर. अगर मैं अच्छा सोचूं तो अच्छा जा रहा है, अगर मैं दूसरा तरह सोच रही हूँ तो दूसरा तरह जा रहा है. So basically 24/7 our thoughts are influencing our body. जी. तो जब हम lifestyle कहते हैं कि this is a lifestyle disease और this is a psychosomatic disease, यहाँ से हो रही है. Lifestyle is not just खाना पीना, exercise, सोना. Lifestyle means ये जो life है ये सोचती कैसे है, इसने कितनी बातें पकड़ के रखी हुई हैं, ये let go कितनी जल्दी करती है, ये सारा दिन जल्दी 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 करती है या आराम आराम से करती है, ये सारा दिन लोगों को क्रिटिसाइज़ करती है या शुक्रिया करती है. दीज आर ऑल लाइफस्टाइल. सो ये हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं ये हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही है. फिर अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स आर स्लीपिंग पैटर्न्स, आर ईटिंग पैटर्न्स, आर एवरीथिंग. तो जो डिजीज़ है ना उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ से है, और इसीलिए हीलिंग का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ से है. इलाज तो हमने सारे कराने हैं, वो नहीं, बट इलाज के साथ साथ स्टेट ऑफ माइंड. तो एक तो पॉजिटिव फॉर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, बट दैट्स नॉट इनफ. आई हैव टू रिलीज सर्टेन थिंग्स दैट आई वाज होल्डिंग ऑन टू. मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ पकड़ के रखी हुई हैं बातें, ज़रूर कुछ ना कुछ दुख पुराना पकड़ के रखा हुआ है, किसी के प्रति कुछ पकड़ के रखा हुआ है, या कुछ लोग हैं नो नहीं बोल पाते, अंदर घुटते रहते हैं. दिस आई विल हैव टू चेंज. मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि दैट विल बी अ रियल लाइफस्टाइल चेंज. तो हम बॉडी की हीलिंग डॉक्टर से करवाएं और यहाँ की हीलिंग हमें खुद करनी पड़ेगी. तो उसमें हमें स्पिरिचुअलिटी, सपोर्ट ग्रुप सिस्टम, मेडिटेशन, जो भी सत्संग में जाना, वट एवर, एवरी वन चूजेज देयर ओन, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. विश्वास, फेथ, निश्चय. सो वो जो चीज़ है ना वाइब्रेशंस, तो वो हर एक का अलग अलग होता है. अब डॉक्टर, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब कुछ सेम हो सकता है. इवन योर एलमेंट इज़ आइडेंटिकल इन टू बॉडीज़ बट द सोल इज़ डिफरेंट. तो वो आत्मा किस तरह की एनर्जी है, देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ कि मुझे इस चीज़ के लिए जीना है, मुझे ये करना है, वो आपकी बॉडी पर असर करेगी. तो आपकी हीलिंग एनर्जी, तो पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जिसको वो बीमारी है, फैमिली की स्टेट ऑफ माइंड, घर का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, डॉक्टर की स्टेट ऑफ माइंड.
एंड फिर डॉक्टर की टीम की स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें एक हीलिंग का हिस्सा है। तो सिर्फ पेशेंट पॉजिटिव है नहीं, फैमिली भी पॉजिटिव होनी चाहिए। सारे दिन चिंता कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं क्या होगा, दैट इज़ नॉट गुड एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज़ पर हमें काम करना चाहिए, डॉक्टर दवाई पे काम करेंगे। बट डॉक्टर्स ऑल्सो, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द वेल बींग ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज वेल बींग ऑफ डॉक्टर्स डजंट जस्ट इन्फ्लुएंस डॉक्टर्स, इट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस वेल बींग ऑफ पेशेंट्स। कि डॉक्टर्स शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं, ईजी हैं, हर चीज़ में नज़रिया अच्छा है, हर चीज़ को मतलब ज़्यादा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, मतलब उनकी भाषा भी ना, शब्द भी, जैसे कोई बीमारी है तो कोई डॉक्टर वो बीमारी को इतनी हल्के में आपको बोलेगा कि आपको लगे हाँ हम तो ठीक हो जाएंगे, और कोई बात सेम कर रहे हैं लेकिन वोकैबुलरी और वो एनर्जी, तो कई बार वो डर क्रिएट हो जाता है। तो वो वेल बींग ऑफ द डॉक्टर, वेल बींग ऑफ द टीम थकी हुई है, इरिटेबल है, गुस्से से बात कर रही है, दैट्स नॉट राइट एनर्जी ऑफ द हीलिंग सेंटर। ऑफ कोर्स उनका रोल बहुत चैलेंजिंग होता है, बट फिर वही तो हमारा रोल है, तो रोल के साथ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। सो ऑल दैट गोज इनटू द हीलिंग ऑफ द पर्सन। तो इमोशनल वेलबींग तो डिजीज़ की हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Sister Shani, I'm mindful of the time. You have a next program, but I'll just ask the last question for you. And this is specific to, because you mentioned the word meditation several times in our conversation. Now, there are different definitions of how people have been defining meditation. कोई कहते हैं कि आँख बंद करके रोशनी देखो, लाइट देखो, कुछ कहते हैं कि मन में चैंट करिए. What do you think, as per your point of view, is meditation and how can it be a part of your lifestyle? Because जब आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए, उसका मज़ा ही निकल जाता है. तो how can meditation be a part of someone's lifestyle? वो मेहनत नहीं होती है, थोड़ा समय निकालते हैं हम इनिशियली उसके लिए। जैसे आप सुबह वॉक करेंगे या योगा करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो समय निकालेंगे ना। आप ये तो नहीं कहेंगे चलते फिरते हो जाए, नहीं, आप थोड़ा समय वो निकालेंगे, और उसके अलावा आप सारा दिन में एक्टिव रहेंगे। ये भी नहीं कि आपने आधा घंटा कर लिया और सारा दिन एक ही कुर्सी पर बैठे रहे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। सो हाफ एन आवर फॉर डेडिकेटेड फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज एंड देन ड्यूरिंग द डे एक्टिव, ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपकी बॉडी हेल्दी है। सेम एटलीस्ट 15 मिनट्स टू बिगिन विथ मेडिटेशन बैठ के करना, फिर थ्रू आउट द डे अ मेडिटेटिव वे ऑफ लिविंग। ऐसे नहीं कि मैंने 15 मिनट किया या आधा घंटा किया ना, वेरी पीसफुल, और उठते ही मैं गुस्सा कर रही हूँ या उठते ही मैं परेशान हूँ, तो फिर मैंने अपनी मेडिटेशन से पावर नहीं क्रिएट किया। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज़ माय इंटेंशन ऑफ मेडिटेशन। तो कई लोग उस इंटेंशन से बैठते हैं कि मेरे 15 मिनट बहुत पीसफुल होने चाहिए, विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट आपने इंटेंशन ही उतना रखा है कि मेरे 15 मिनट पीसफुल, मेरा आधा घंटा बहुत अच्छा बीता, बट बाकी पूरा दिन तो स्ट्रेस नॉर्मल है। दैट इज़ वन वे ऑफ लिविंग, बट स्टिल इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपने आधा घंटा अपने माइंड को वो सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके ब्रेक दे के रेस्ट दिया है, आराम दिया है, उसको एनर्जाइज किया है। बट वी शुड टेक इट वन स्टेप मोर, कि धीरे धीरे जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग सिटिंग मेडिटेशन है, वो ही धीरे धीरे आपकी स्टेट ऑफ माइंड इन एक्शन बनने लगेगी। तो मेडिटेशन में माइंड की स्पीड धीमी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल अच्छे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन देन दैट हैज़ टू बी डन इन एक्शन, इन एक्टिविटी। तो जब आप धीरे धीरे उसको एक्टिविटी में लाते जाएंगे तो एक्टिविटी में भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड स्लो डाउन होने लगेगी, अच्छा सोचेंगे, राइट सोचेंगे। सिचुएशन रॉन्ग हो सकती है, मतलब आपके अनुसार नहीं हो सकती, बट आप राइट सोचेंगे। दैट इज़ एक्चुअली अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। बट शुरू तो बैठ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम बैठ के नहीं करें और चलते फिरते कर लें, नहीं, पहले तो बैठ कर ही करने में टाइम लग जाता है, लेकिन फिर जल्दी जल्दी वो चलते फिरते में भी होने लग जाता है। But the ultimate aim is to have a meditative lifestyle. It will become the natural way of your mind. मतलब वो आपका माइंडसेट ही वही है, वही हो गई, आपका माइंडसेट ही वही है। आपकी इट्स लाइक सुबह आपने बेंड किया, फिर दिन में भी तो आप कितनी बार बेंड करके इजीली कुछ भी उठा सकते हो ना। ये तो नहीं होगा कि सुबह बेंड किया और दिन में ऐसे नहीं, हम नहीं झुकेंगे, नहीं। सिमिलरली हियर, सुबह आपने अपने आप को एक वाइब्रेशन पर लेकर गए ऑफ स्टिलनेस, ऑफ डिविनिटी,
फिर सारा दिन में ईगो की वाइब्रेशन पे थोड़ी घूमेंगे। अगर सारा दिन ईगो की वाइब्रेशन पे घूमे तो अगले दिन सुबह डिविनिटी की वाइब्रेशन पे वैसे जा नहीं पाते बहुत इजीली। यू कांट स्विच लाइक दिस, नहीं होता है। इसीलिए कल सुबह आपकी मेडिटेशन कैसी होगी उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट है आज का सारा दिन कैसा बीता, फिर आप रात को सोए कैसे, आज आपने सारा दिन खाना खाया कैसा था। ये सारी चीज़ें कल की आपकी मेडिटेशन के ऊपर असर डालेंगी, फिर कल की मेडिटेशन आपके कल के दिन पर असर डालेगी। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल, इट्स अ लाइफ, इट्स नॉट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सिस्टर शिवानी, हमने बच्चों के बारे में बात करी, पेरेंट्स के बारे में बात करी, लीडर्स एज पेरेंट्स के बारे में बात करी, एंड हाउ मेडिटेशन कैन एक्चुअली बिकम लाइफ style for you. It is a part of your mindset and thought process. And मेरे को ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंस्पिरेशनल लगी, एंड स्पेशली व्हेन वी स्पोक अबाउट डेथ, कैंसर एंड unattachment. These are very, very powerful thoughts that you shared with us. I really appreciate and have gratitude for you taking out time for us and our viewers. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओम सो शांति। मच जी। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक यू।